जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय जाए के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई। ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है। कैसा एटम है? एक ऐसा एटम है हमारे पास कि जिसका सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो इसका न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू कितनी है? जेड ई के बराबर है। किसके बराबर है? जेड ई के बराबर है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर। यानी कि इस एटम का जहाँ तक रेडियस आर है, इस एटम का कुछ रेडियस होगा ना, इस एटम का जो रेडियस आर है यहाँ तक इसके इर्द गिर्द, यानी इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ निगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं और द एटम एज होल इज़ न्यूट्रल। अब यही देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहे हैं पूरा एटम यहाँ से देखने पर न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल दिखाई देने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के बराबर होगा। एक गुत्थी सुलझ गई। फिर ये कह रहे हैं फॉर दिस मॉडल, और इस मॉडल के लिए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए कि उस पॉइंट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से स्मॉल आर हो, तो आप बताइए कि उस पॉइंट पी पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन बखूबी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। झटाक से हम लोग क्या करेंगे, एक एटॉमिक मॉडल बना लेंगे और इसका ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। और क्वेश्चन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, प्लस जेड ई है, और मान लेते हैं कि इस एटम का रेडियस आर है। ठीक। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस मॉडल ऑफ एटम इज शोन इन फिगर। जैसा कि ये फिगर में आपको बताया और एज्यूम कराए हैं अभी। कह रहे हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है? जेड ई प्लस है। एज एटम इज न्यूट्रल, टोटल चार्ज नेगेटिव चार्ज दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू माइनस जेड ई। चूँकि आपने ये कह दिया कि जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल तभी होगा जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज के बराबर होगी। तो भाई हमने कह दिया कि न्यूक्लियस में प्लस जेड ई चार्ज है, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जो चार्ज, जो नेगेटिव चार्जों की संख्या है वो क्या है? माइनस जेड ई के ही बराबर होगी। क्योंकि अगर माइनस जेड ई के बराबर नहीं होगी तो ये इसको काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, और इसको काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो ये दोनों न्यूट्रल नहीं होंगे। न्यूट्रल नहीं होंगे तो पूरा एटम न्यूट्रल नहीं होगा। तो आप समझ गए ना कि नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है माइनस जेड ई क्यों ली जा रही है। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चूँकि आप जानते हैं कि जो एटम का यहाँ पे शेप कंसिडर किया गया है वो स्फेरिकल है, यानी वॉल्यूमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो किस रूप में ली जाएगी? रो, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अब भाई चार्ज तो हमको एग्जैक्टली इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो डेंसिटी की वैल्यू होगी, यानी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी, वो चार्ज अपन वॉल्यूम के बराबर होगी। अब देखें यहाँ रो है तो यहाँ रो हो गया, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इक्वल टू लगा दिए। और आपने अभी अभी कहा है कि इसके न्यूक्लियस से बाहर और आर तक, न्यूक्लियस से बाहर और आर तक, यानी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला देख पा रहे हैं आप ना, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें जो चार्ज की वैल्यू हो माइनस जेड ई है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? और आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई स्फेयर हो और इसका रेडियस क्या हो? आर हो, तो आप जानते हैं कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो देखिए चार्ज क्या था? माइनस जेड ई था, तो यहाँ माइनस जेड ई रख दिए। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब रख दिए। इक्वल टू का सिंबल था, लगा दिए। यह 3 एकदम अपॉन में है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो -3 जेड ई, और जबकि 4 पाई आर क्यूब यहाँ लिख दी। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? चार्ज की डेंसिटी है इनसाइड द एटम। एटम के अंदर निगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है उसकी ये वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। अब ये कह रहे हैं हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमको दिया नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको कैलकुलेट कहाँ करनी है, बाहर करनी है कि अंदर करनी है। तो हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। एक बार पॉइंट P1 एक कंसीडर करेंगे जो एटम के सरफेस के बाहर होगा, और दूसरे कंडीशन में एक पॉइंट P2 कंसीडर करेंगे जो सरफेस के अंदर होगा, या यह कह लीजिए कि इनसाइड द एटम होगा।
ठीक। एक बार P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक बार P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग तब कर पाएंगे, अब जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और गॉस थ्योरम को जैसे आप जानते हैं अप्लाई किया जाता है, वहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर किया जाता है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में भी ऐसा पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे विच इज स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, और एक पॉइंट P1 यहाँ कंसिडर करेंगे। इसी पॉइंट P1 से एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे जो फिगर में नहीं दिखाया गया है, यानी कुछ ऐसा होगा। वो भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है इस तरीके से होगा। इसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं स्मॉल r। अच्छा, दूसरी बात, इसका भी सेंटर यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या जानते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, E इंटू एस, यानी एरिया। EDS होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इसके वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E है, मान लेते हैं। तो E इंटू, और इस ये जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका जो एक बड़ा वाला स्फीयर जो दिखाई नहीं दे रहा है, पॉइंट P1 को जो टच करके जा रहा है, जिसका रेडियस R है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा। अगर आपको कोई एक स्फीयर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए, देखिए हम आपको यहाँ बना के दिखाते हैं, जैसे ये अगर कोई आपको ये स्फीयर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि भैया इसका रेडियस R हो, तो इसका जो ये सरफेस एरिया होगा ये वाला, ये किसके बराबर होता है, 4 पाई r² होता है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, अब हमने आपको बता दिया ना 4 पाई r² कैसे आ गया, तो 4 पाई r² यहाँ एरिया लिख दिए। और आप जानते हैं कि इसकी जो टोटल वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होती है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट Q बाई दैट सरफेस। तो Q/ε0 हो गया। ये तो भाई फार्मूला हम लोगों ने भी डिराइव किया है, ठीक है। अब देखिए व्हेन पॉइंट P1 इज़ आउटसाइड, जब हमारा P1 ये जब आउटसाइड पे है, यानी एटम से बाहर है, तो अब जब आपने ये कह दिया है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या निगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर है, यानी बाहर से देखने में न्यूट्रल दिख रहा था ना जी। तो जब ये न्यूट्रल दिख रहा है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ZE प्लस रहेगा, फिर माइनस ZE हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ZE माइनस ZE यानी नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब नेट चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ Q बराबर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब पूरा टर्म 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम के आउटसाइड अगर किसी पॉइंट P1 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा, दूसरा कंडीशन बन रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट P2 है जो एटम के इनसाइड हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बड़ी रोमांचक होगी। पहले ध्यान से समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। देखिए P2, अब ये चूँकि क्या है, चार्ज हर जगह निगेटिव चार्ज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह फैला हुआ है ना। तो P2 पॉइंट को कंसीडर करते हुए, यानी प्लस ZI P2 को एक रेडियस R कंसीडर करके यहीं से हम लोग ये क्या कर देंगे, स्फीयर ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए P2 के अंदर जितना चार्ज होगा वो ZE प्लस के वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब P2 के इस वाले रीजन में, यानी P2 पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बस इस रीजन में जो चार्ज होगा इसके वजह से मिलेगा। बात समझे। तो इसका मतलब कि P2 वाले रीजन में ये वाला जो रीजन होगा, पहले इसमें हम लोग चार्ज की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ चार्ज निकालेंगे। तो जब नंबर ऑफ़ चार्ज इस एरिया में निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई चार्ज कितना है। जब चार्ज का संख्या पता चल जाएगा, इसी में लाकर रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर दें कि आपको दिखे पहले क्लियर। दूसरे कंडीशन में वन P2 इज़ इनसाइड, जब P2 इनसाइड है, क्या है, एटम के सरफेस के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल r होगा, यानी अभी R से बड़ा था, इसके बाहर था, जैसे ये अंदर आएगा तो स्मॉल r, यानी अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमेशा इस R से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज़ स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R।
चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस की जो वैल्यू होगी, हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ तक चार्ज गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड किया जाएगा भाई, अब वो तो दूसरा कुछ होगा, उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं क्यू डैश है। अच्छा, ये किसके बराबर होगी? देखिए ये किसके बराबर होगी, पहले तो इतना चार्ज जेड आई प्लस हमको मिल जा रहा है, ये हमको मालूम है जेड आई है, तो यहाँ जेड आई लिख दिए, प्लस अब P2 से लेकर अंदर तक कितना चार्ज होगा, इसके अगर पूरा हमको चार्ज पूछा जाता तो पूरा माइनस जेड आई है, लेकिन P2 जब यहाँ से आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, यानी P2 से लेकर ZE के बीच में ये वाले हिस्से में कितना चार्ज होगा। तो अब आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, क्या है, रो है। देखिए अब अभी फार्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं। आपने कहा कि अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वॉल्यूम, यानी क्यू बराबर क्या होगी, रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि क्यू की जो वैल्यू होगी वो रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाए स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर हो जिसका रेडियस आर हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज कौन सा कैलकुलेट करना है, क्यू डैश। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप जब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पढ़ाया था तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन वहाँ से डिराइव किया था, ठीक है। अब देखिए वही काम यहाँ पे किया गया, तो प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा क्या है, वॉल्यूम है, इसी में डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो चार्ज की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये चार्ज की वैल्यू हमको दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ठीक है। अब देखिए तो क्यू डैश इज इक्वल टू जेड ई प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रो की वैल्यू हम लोगों ने देखे यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, रो की वैल्यू यहाँ क्या किए हैं, कैलकुलेट कर रखे हैं पहले से, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा था, ठीक। अब क्या करेंगे, जो रो की वैल्यू यहाँ निकली है इसे लाके उठा के यहाँ रख देंगे, तो जब रखेंगे तो देखिए यहाँ जेड आई है तो यहाँ जेड आई पुट कर देंगे, और उसके बाद जब देखिए रखेंगे तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम आपको करके दिखा देते हैं, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं यही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जेड आई है, ए जेड ई, फिर यहाँ आपका है प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो, देखिए प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन था, और ये रो की वैल्यू जो यहाँ है इसको हम लोग इसमें रखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ जो रो है ये इसी के जगह भी हम लोग रखेंगे -3 ZE/4 पाई आर क्यूब। तो जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ ZE है प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, रो की वैल्यू क्या है भाई, -3 ZE/4 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ जेड आई है तो जेड आई लिख देंगे, ये वाला टर्म अपने आप आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा आर क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे आर क्यूब, ठीक है, अपॉन यहाँ नीचे बच गया कैपिटल आर क्यूब, यहाँ जेड आई बच गया, और ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, जेड ई, देखिए यहाँ देखिए माइनस, देखिए माइनस जेड ई, देखिए जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, बातें करिए। अच्छा ये कंसेप्ट जब क्लियर हो गया तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई, इनसाइड, चूँकि चार्ज की वैल्यू, अच्छा इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फार्मूला होता है Q/4πε0r² होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू होती है Q/4πε0r²। तो हमने इसके अंदर जो नेट चार्ज है उसे Q डैश मान रखा है, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फार्मूला होता है Q'/4πε0r²। तो बस इस Q डैश की वैल्यू ये पूरा ला के यहाँ रख देंगे। तो जब यहाँ Q की जगह ये ला के रखेंगे तो देखिए ZE माइनस ZE/r³ अपॉन कैपिटल R³, ये बड़ी वाली लाइन अपॉन 4πε0r²।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसी को देखिए क्या करेंगे, एक थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देंगे। कैसे अलग करके लिखेंगे, देखिए ZI इसमें भी है, ZI इसमें भी है, तो ZI को दोनों में से कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करके यहाँ लिख देंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेंगे। ठीक, बचेगा क्या, जब ये यहाँ से ZI बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और इस 1 के नीचे एक बार आ जाएगा r², तो यहाँ हो गया 1/r²। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब चूँकि यहाँ पे r³ होता, लेकिन r³ के नीचे एक बार r² आएगा तो ये काट देगा, इस बचेगा स्मॉल r, और कैपिटल R जो है 1/, में है तो यहाँ आ जाएगा r³। हम उम्मीद करते हैं कि ये बखूबी आपको समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो हम अभी देखिए एक बार इसको लिख के भी आपको करके दिखा दे रहा है ना, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो हो सकता हो कुछ लोगों को दिक्कत हो। भाई कुछ लोग समझ गए होंगे। देखिए कैसे आया है डायरेक्ट, देखिए देख लीजिए कैसे आया है, बस एक्सप्रेशन समझने की बहादुरी है। तो देखिए यहाँ ZI था, कॉमन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ZI बाहर किया, बचा 1, यहाँ माइनस स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ यहाँ बचेगा, और ये छोटा वाला स्मॉल r²। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ZI अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एक बार ये r² 1 के नीचे आएगा तो 1/r², यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसके भी नीचे एक बार आ जाएगा r³ अपॉन r² इंटू r³। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ZI 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस, ये ऊपर r³ है नीचे r², एक कटेगा तो एक बच जाएगा, 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो देखिए स्मॉल r ऊपर r³ नीचे, यही ना आया था बुक में आपके एक्सप्रेशन, ZI अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस r/r³। तो ये भाई वैल्यू हो गई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। बाहर क्या हो गई 0, अंदर इसकी वैल्यू हो गई ZI अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस स्मॉल r/r³। अगर इस क्वेश्चन को आप बखूबी समझ लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आप IIT के लेवल के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, टिपिकल था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और भी बहुत ईजी न्यूमेरिकल है जिसको मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल और प्रॉब्लम है, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।